मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सिरोठिया। कल हमने बात की थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे नेताओं से निकटता की, उनकी जो कायल हैं उनके उसकी बात की थी, क्यों कायल हैं इसकी बात की थी, बिहार की राजनीति में वो क्या फर्क पड़ सकते हैं वो बात की थी, यादव राजनीति में मध्य प्रदेश के दखल को और भारत भाजपा की राजनीति में यादवों के दखल को और बढ़ाने की बात की थी। लेकिन मित्रों, आज मोदी जी भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 संभागों की महिला प्रतिनिधियों, जो कि स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमियों के साथ जो इन सारे प्रकल्पों के साथ में आगे बढ़ते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, और उसके साथ में भारतीय सेना की जो योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी का योगदान रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, वो सब बातें वो करने वाले हैं। और उसके साथ में इंदौर में मेट्रो, सतना में और दतिया में हवाई अड्डों के लोकार्पण का काम भी वो वर्चुअली करेंगे। तो इन सब चीजों के बीच, क्योंकि प्रधानमंत्री का किसी प्रदेश में आगमन कोई छोटी बात नहीं होती है, लेकिन प्रधानमंत्री प्रदेश को किस नजरिए से देख रहा है, उसका विजन कहाँ तक है, इसके बारे में कम से कम मोदी जी को लेकर तो किसी के दिलो दिमाग में कोई शंका नहीं रहना चाहिए, मुझे भी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की जो स्थिति, जो कि भौगोलिक आकार पर राजस्थान के बाद सबसे नंबर 2 पर है, और 2 पर इसलिए हो गया क्योंकि छत्तीसगढ़ अलग हो गया था, नहीं तो नंबर 1 था। और मध्य प्रदेश की जो जो भौगोलिक संरचना है उसमें 30% क्षेत्र जो है फॉरेस्ट में आता है, जबकि राजस्थान जो कि सबसे बड़ा राज्य कहलाता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मरुस्थलीय है जहाँ पर कुछ नहीं उपजता है। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो जो है कोई एक क्षेत्रीय अस्मिता या उसके आधार पर नहीं हुआ था। यानी जो राज्य पुनर्गठन हुए और उसमें से जो जो हिस्से बचे उन सबको मिलाकर कर दिया गया। पहले विदर्भ जो है राज्य हुआ करता था, सीपी राजधानी हुआ करता था नागपुर, सीपी एंड बरार की। उधर विंध्य की राजधानी रीवा हुआ करती थी, है ना। बुंदेलखंड में अलग राजा हुआ करते थे। गौड़ शासकों का राज्य जो है ऐतिहासिक रूप से, जो भोपाल में नवाबी दौर की बात कर रहे हैं उसके पहले से बात करें तो भोपाल से लेके बुंदेलखंड तक और भोपाल से डिंडोरी मंडला तक गौड़ शासक ने, मूलतः यह आदिवासी प्रदेश था जिसमें जो सारे देश के लोगों को अपना समाहित करता था। माने जिस तरह से कॉस्मोपॉलिटन कंट्री होती है, मध्य प्रदेश को कॉस्मोपॉलिटन स्टेट कहा जा सकता है। लेकिन इस कॉस्मोपॉलिटन स्टेट में जो बहुतायत जो उसको कॉस्मोपॉलिटन स्टेट का दर्जा देते हैं वो इंदौर, देवास, भोपाल जैसे राज्य, जैसे जिले देते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश का जो दूसरा हिस्सा है, बुंदेलखंड है, महाकौशल है, विंध्य है, ये क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश के ही जो मालवा, महाकौशल, मालवा और निमाड़ और कुछ हद तक नर्मदापुरम को हम विकसित बोल सकते हैं, भोपाल रीजन, इन 3-4 रीजन के मुकाबले अगर विकास की दृष्टि से देखे जाए तो वो मीलों पीछे नजर आता है। तो ये विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की गुजारिश में एज प्रधानमंत्री, एज पत्रकार नहीं, एक मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते भी करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बुंदेलखंड से आता हूँ।
उत्तर प्रदेश भले ही हमारी जन्मभूमि रही हो, लेकिन बुंदेलखंड का जो मैंने स्थिति देखी है, सामाजिक ढांचे से लेकर जो वहाँ पर जो जिस तरह से सामाजिक में जो वंचित और संचित वर्ग में बटा हुआ इलाका है विंध्य और बुंदेलखंड, महाकौशल हल्का फुल्का सा विकसित हुआ है, बहुत ज्यादा विकसित हुआ नहीं है। जितना भी हुआ है ये बीजेपी के राज में ही हुआ है, लेकिन ये और विकास की मांग करता है। जबलपुर भी, सागर भी, छतरपुर भी, आपका विंध्य का रीवा, सतना सतना जो है रीवा से काफी पिछड़ गया, क्योंकि रीवा बहुत आगे बढ़ गया। क्योंकि रीवा में जो मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं, उन्होंने जिस तरह से श्रीनिवास तिवारी का राज जो था कहलाया करता था दिग्विजय सिंह के राज में, कि विंध्य के मुख्यमंत्री तो स्पीकर श्रीनिवास तिवारी हैं। तो जिस तरह से रीवा को विकसित जिले की श्रेणी में लाए, तो सतना जो पहले सबसे बड़ा ज्यादा विकसित माना जाता था विंध्य में, सतना कटनी इलाका जो है वो पिछड़ता नजर आ रहा है। तो मैं मोदी जी से ये गुजारिश जरूर करूंगा कि वो बड़े बड़े राज्यों में जाकर अलग अलग पैकेज देते हैं, ये बुंदेलखंड, विंध्य, महाकौशल यहाँ के लिए भी कुछ सोचें। क्या है कि मोहन यादव ने अभी जो ग्लोबल समिट की थी, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जी आए थे, उसके पहले मोहन यादव ने बड़ी चतुराई से और बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए रीवा में, जबलपुर में, सागर में क्षेत्रीय इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए थे, ताकि वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक औद्योगिकरण की संभावनाओं को उकेरा जा सके। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में ये इलाके काफी पिछड़े हुए हैं, और इंदौर जो सबसे ज्यादा विकसित है वो भोपाल से भी मीलों आगे है। वो इसीलिए है कि भोपाल के मुकाबले इंदौर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत है। तो इन क्षेत्रों, जो वंचित क्षेत्र, जो संचित क्षेत्र हो गया, नर्मदापुरम आंशिक रूप से, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, लेकिन जो वंचित क्षेत्र है बुंदेलखंड, महाकौशल और विंध्य, तो इसको बाकी क्षेत्र के प्रदेश के बाकी क्षेत्रों के मुकाबले में लाने के लिए, ताकि पलायन ना हो और लोगों को स्थानीय रोजगार मिले, क्योंकि प्रदेश के बाहर भी टीकमगढ़, पन्ना जैसे जिलों से पलायन होता है हर साल, जबकि आपको वहां की संभावनाओं को टटोलना होगा। अब छतरपुर में ग्रेनाइट की खदानें हैं, ग्रेनाइट निकलता है, लेकिन वो गुजरात और पीथमपुर में जाकर उसकी जो है उसको तराशने का काम होता है। तो फैक्ट्री छतरपुर में क्यों नहीं खुल सकती? छतरपुर में लौह अयस्क के भंडार हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन हैं, यानी वहां पे 300-500 करोड़ की कैपेसिटी का प्लांट लगाया जा सकता है। मुझे याद है 2008 में सूरत के एक व्यापारी ने, जो कि मध्य प्रदेश से निकलने वाले लौह अयस्क और मैग्नीज, जो चाइना ओलंपिक के वक्त चाइना से होते हुए और बहरीन होते हुए वापस सूरत में आके स्टील प्लांट में लगता था, वो मध्य प्रदेश से सीधे आ सकता था। लेकिन उस समय के जो उद्योग विभाग को संभाल रहे अफसर और नेता थे, उनको लगा कि नहीं, वो तो 1000 करोड़ का करार करेंगे, जबकि सूरत का व्यापारी वहां 300-500 करोड़ रुपए का व्यापार करना चाह रहा था। तो उसको पता था कि 30 साल तक की लायबिलिटी के हिसाब से वो शुरू में 300 करोड़ की लागत से 1 साल के अंदर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगा और 2 साल में उत्पादन शुरू कर देगा। लेकिन लोगों को 1000 देखा, तो 1000 का पोटेंशियल ही नहीं था, तो कैसे आता है? वो नहीं आता। और आज वो स्थिति जो जस की तस है, वो सूरत का व्यापारी वैसे ही बाहर से खरीद रहा है स्टील जो है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड के कई जिले हैं जहाँ अदरक से लेके टमाटर तक सारी चीजें होती हैं। बुंदेलखंड की नदियों में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और 2005 से
रुकी हुई केन बेतवा लिंक परियोजना को हरी झंडी दिखाई। पन्ना नेशनल पार्क जो डूब में आ रहा था उसके हिस्से को अपने जो दमोह के सिंग्रामपुर और सागर के नौरादेही 2 अभ्यारण्यों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया, कंपनसेट करने के लिए कि वन्य क्षेत्र प्रभावित ना हो। रेल लाइन भी जो है सिंगरौली तक जो जाना है ललितपुर से, उसका रास्ता भी साफ हुआ है। ये सब चीजें हैं। लेकिन जो एक बार मोहन यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश जो है वो नदियों का मायका है। उसकी कुछ नदियां जाके अरब सागर में जाके मिलती हैं, कुछ नदियां, ज्यादातर नदियां गंगा में जाके मिलती हैं, गंगा बेसिन में होने के कारण। तो बुंदेलखंड की नदियां जो है ज्यादातर वो गंगा बेसिन में जाके होती हुई, यमुना होते हुए गंगा में मिलती हैं और सारा के सारा मीठा पानी वहां चला जाता है। तो इस केन बेतवा लिंक से मध्य प्रदेश को तो फायदा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश को नुकसान ज्यादा होगा डूब का, फायदा ज्यादा होगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन दोनों ही प्रदेश जो है इस भारत का ही अंग है और सबका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो जो बुंदेलखंड की नदियां जिनका उद्गम दमोह सागर से लेकर बैतूल तक होता है, वहां बीच बीच में छोटे छोटे डैम बनाने की योजना की जाए ताकि सिंचित क्षेत्र के रकबे को बढ़ाया जा सके। इस पर काम हो सकता है। जो बीना में धसान लिंक योजना बरसों से पड़ी हुई है, उस पर काम नहीं हो पा रहा है। और मोदी जी ने जो सहकारिता विभाग अपने सबसे सक्षम नेता और सक्षम साथी गृह मंत्री अमित शाह को जो दिया है सहकारिता विभाग, यानी मोदी को लोग कारपोरेट नेता बोलते हैं। कांग्रेस उन पर अडानी अंबानी के आरोप लगाती है, लेकिन उनने मोदी जानते हैं कि इस देश का असली विकास कोऑपरेटिव से हो सकता है और इसीलिए उन्होंने कोऑपरेटिव विभाग अमित शाह को दिया। तो मेरा ये मानना है, और मोदी जी तो इस बात को जानते ही हैं, वो उनसे हमसे ज्यादा अनुभवी है, कि कॉरपोरेट के साथ में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी सक्रिय हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी बने, किसानों को फ्री बीज देने की, मुफ्त की पैसे देने के बजाय उनकी सोसाइटियां बनाई जाए और वहां पर फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट बनाए जाए। छतरपुर में लोह अयस्क है, बक्सवा में हीरे की खदानों के भंडार की आशंका संभावना है, पन्ना में तो हीरे की खदानें हैं ही विश्व प्रसिद्ध। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। सागर जिले में भी बहुत सारे न्यूज पड़े हुए हैं, जबलपुर महाकौशल में भी है। तो इन पर भी अगर ध्यान दे तो मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास का सपना पूरा हो सकेगा। मोदी जी आएंगे, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाकर देश की आधी आबादी को उन्होंने जिस तरह से सशक्त बनाने की कोशिश की है और उनको आर्थिक आज़ादी दी है, वो बेशक सराहनीय है। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि मूलतः आदिवासी का प्रदेश था, और उसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों के लोग, उतने इवन तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लोग भी आकर और गुजरात के लोग भी आकर बस गए। तो यहाँ पर इसको सर्वांगीण विकास की दृष्टि से इन क्षेत्रों का भी विकास पर अगर वो कुछ नजर डालेंगे, अपनी नजर इनायत करेंगे और अपनी दरिया दिली दिखाते हुए इन क्षेत्रों के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट, निश्चित रूप से उनका ये दौरा जो है महिला सशक्तिकरण से लेकर जो क्षेत्रीय असंतुलन है मध्य प्रदेश का, उसको दूर करने के लिए काफी काम आएगा। मित्रों, हमारे ये तो मैंने मोटे मोटे तौर पर सतही तौर पर चीजें दी हैं, लेकिन अगर इनकी गहराई से गंभीरता से चीजें की जाए और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा दिया जाए। अब देखिए, सतना में जो आप हवाई अड्डे का लोकार्पण कर रहे हैं, उससे तो निश्चित रूप से वहां पर औद्योगिकरण में मदद मिलेगी, लेकिन उसका मूल मकसद धार्मिक पर्यटन है। चित्रकूट इसी तरह दतिया में जो पीताम्बरा पीठ के कारण जो दतिया में हवाई अड्डा बन रहा है, वो भी एक धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बन रहा है।
लेकिन धार्मिक पर्यटन के साथ में औद्योगिक और कृषि आधारित चीजों को बढ़ाया जाए। टीकमगढ़ के कई तहसीलों में पीतल के बहुत ही शानदार नक्काशी किए हुए बर्तन होते हैं, उनको बाजार मिले। ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर सरकार की मंशा हो। मोदी इस बारे में भली भांति जानते, उनकी टीम इसके रिसर्च वर्क में लगी रहती है, हमेशा लगी रहती है। मोहन यादव ने भी अच्छी टीम बना के रखी है जो चीज़ों को देख रही है। तो ये उम्मीद करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो विकास जो है केवल पश्चिमी मध्य प्रदेश या दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक ही सीमित ना रह जाए। जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है, ग्वालियर भी है, ग्वालियर को भी मैं शामिल करता हूँ इसमें, रीवा है, जबलपुर है, सागर है, यहाँ पर भी अगर वो बढ़ा सकते हैं तो यहाँ के लोगों को भी। सागर तो सबसे पहला 1946 में देश की आज़ादी के पहले मध्य प्रदेश का सबसे पहला यूनिवर्सिटी थी, जो कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो वहाँ पर बहुत सारे स्कोप हैं, बशर्ते कि वहाँ की लीडरशिप तो वो उतना काम नहीं कर पा रही जितनी उससे अपेक्षा की जाना चाहिए। लेकिन भोपाल में बैठे लोग, दिल्ली में बैठी मोदी की रिसर्च टीम, अमित शाह जैसे विजनरी नेता जो कि कोऑपरेटिव में, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में सांची जो दुग्ध संयंत्र था सहकारिता क्षेत्र का, उसका जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मदर डेयरी जो है उसके साथ में कोलैबोरेशन किया ही है। तो दूध के साथ में और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। छोटे छोटे बांध बनाकर मध्य प्रदेश का पानी, मध्य प्रदेश जैसे बीना वाली परियोजना है, अगर वो रहेगी तो मध्य प्रदेश का पानी मध्य प्रदेश में ही रहेगा। बुंदेलखंड जो है वो पानी खूब देता है लेकिन सूखा वो बना रहता है, और मतलब वो हालत वही हो जाती है। एक वो शेर है कि हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। तो ऐसे हालात से ये जो वंचित क्षेत्र हैं उनको संचित क्षेत्रों के मुकाबले खड़ा करने की पहल भी अगर मोदी यहाँ से करके जाते हैं तो निश्चित रूप से वो धन्यवाद के और कृतज्ञता के पात्र होंगे। मित्रों नमस्कार, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें और क्या आयाम जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं तो काफी 36 साल से पत्रकारिता के चक्कर में भोपाल में आके बैठा हूँ, लेकिन जितना भी टच बुंदेलखंड से है वो चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ। तो इसके बारे में और विचार होना चाहिए और प्रतिक्रिया आना चाहिए, और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार।